राजीव जी, बड़ा सवाल ये आता है कि अगर प्रधानमंत्री जी इस्तीफा देंगे तो इस्तीफा देने के बाद वो करेंगे क्या? मेरे और आपकी तरह यूट्यूब चैनल तो खोल नहीं सकते वो, मेरे और आपकी तरह आराम से पानी के बदाश्ते गोलगप्पे तो खड़े होके खा नहीं सकते वो, तो करेंगे क्या? देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े बंगले में सिर्फ मोर को दाना खिलाएगा। मोदी जी ने अपने दोस्त भी नहीं बनाए हैं। राजनीति में जो सामान्य सिद्धांत होता है उसका भी पालन नहीं किया गया। एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री अब हो गए भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उनकी बेटी की शादी थी। शादी दुश्मन की भी हो की बेटी की होती है, तब भी आदमी 2 शब्द प्यार के बोलता है, पूछता है कि मेरे लायक कुछ काम हो तो बताना। लेकिन जिस समय बेटी के फेरे होने वाले थे, उसी समय इनकम टैक्स छापा मारता है उसका हिमाचल प्रदेश में। 2-2 चुने हुए मुख्यमंत्री जेल भेज दिए जाते हैं, सोरेन और अरविंद केजरीवाल। और दोनों मुझे तो व्यक्तिगत, चूँकि मेरे मित्र हैं दोनों, इसलिए मुझे अच्छे भी लगते हैं। ये कह सकता हूँ मेरे मित्र हैं इसलिए अच्छे भी लगते हैं, लेकिन बातचीत करने में अच्छे हैं, खुले हैं, खुले विचारों के हैं। तो राजनीति में इतना सामान्य शिष्टाचार भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं रखा और उसी का नतीजा ये है कि मुझे लगता है कि बंगले में पता नहीं अमित शाह जाएंगे नहीं जाएंगे लंच पैकेट हाथ में लेके, तो मोर के दाना खिलाने के अलावा प्रधानमंत्री जी करेंगे तो करेंगे क्या? सबको छोड़ दीजिए, कल्पना करिए वो इस्तीफा दे देते हैं, देश के मुझे राष्ट्रपति लग, राष्ट्रपति तो बनेंगे नहीं। मुझे मुझे जो है वो आप आज ही सारा सस्पेंस खोल दोगे ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा जुलाई में हुआ है, कोई आश्चर्य नहीं होगा कि सितंबर में राष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाए। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि भाई वो जो है वो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद में किसी और पद पे नहीं जा सकती? मोदी जी का 2001 से जो है राजयोग बना हुआ है। 25 साल से ये राजयोग में है। बहुत ही कम, ना के बराबर ऐसे भारत में राजनीतिज्ञ हुए हैं जिनका 25 साल तक कॉन्स्टेंटली राजयोग चला, बीच में कोई एक भी ब्रेक नहीं आया। उल्टा जो जो इनके विरोधी थे सब एक एक करके निपट गए। इनके ग्रह जो है ये बहुत ही स्ट्रांग ग्रह हैं और तंत्र मंत्र विद्या के ये बहुत बड़े पारखी है, बहुत बड़े ज्ञानी है मोदी क्या जी। बात मैंने कर रहे बताया हैं? था उस मोदी जी दिन मुझे तंत्र इतने मंत्र। लोगों के, जी, मुझे बहुत सारे लोगों के उस दिन फोन आए कि आपको कैसे पता है कि उनको, तो मैंने बोला भाई मुझे, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, पर मैं ये जानता हूँ, पुख्ता जानकारी है कि ज्योतिष शास्त्र और तंत्र मंत्र के बहुत बड़े ज्ञाता है नरेंद्र मोदी जी, और आपको उनके कई एक्शन में नजर आएगा। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है हमको एक नया, ना केवल प्रधानमंत्री मिले बल्कि एक नया राष्ट्रपति भी मिल सकता है, इसकी भी संभावना है। हो कुछ भी सकता है, उसमें से एक संभावना इस चीज की भी है। दूसरी अच्छा, चीज, एक सेकंड, कैसे हो जाएंगे? मतलब आपका कहना ये है कि जैसे अभी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, सितंबर हाँ, में जब प्रधानमंत्री जी इस्तीफा देने की स्थिति में आएंगे, 75 साल के हो जाएंगे, तो आपका कहना है कि राष्ट्रपति भी इस्तीफा दे सकती हैं और फिर मोदी जी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगे जाके? व्हाई नॉट, बिल्कुल। आज आप देखिए इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में है राज्यसभा और लोकसभा में और विधानसभाओं में कि इजीली वो जीत के आएंगे। मतलब उनके जीत के आने में कोई अड़चन है ही नहीं। और मोदी जी, आप ये चीज को ध्यान देखिए दीजिए, 2001 से एक भी इलेक्शन वो हारे नहीं। वो उसके पहले कभी जीवन में इलेक्शन नहीं लड़े, पर जब से वो राजनीति में आया कभी कोई इलेक्शन हारे नहीं। एलिस ब्रिज से उनके लिए जिस व्यक्ति ने कंस्टिट्यूएंसी अपनी खाली नहीं की थी, हम सबको मालूम है कि उस व्यक्ति का क्या हश्र हुआ, वो स्वर्गवासी हो गए, नहीं आज की डेट में। ठीक है, तो वहां से जो एक उनका जो सवारी जो उन्होंने राजनीति की है, उसके बाद से आप देखते चले आइए कि आज तक नरेंद्र मोदी कभी कोई इलेक्शन हारे नहीं है। राष्ट्रपति का इलेक्शन तो केक वॉक है। सारी पार्टियां जो, मतलब अधिकतर राज्यों में जो है इनकी पार्टी है। इनके जो संगठन, जो इनके साथ में गठजोड़ में जो राज्य हैं, स्टेट पार्टीज हैं, वो भी बहुत बड़ी संख्या में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो काफी सारे लोग जो है इनको समर्थन दे देंगे। समर्थन में इनको कोई मुश्किल आएगी नहीं, कोई अड़चन मेरे को दिख नहीं रही है। पर मूल मुद्दे की बात जो है जिसपे आज आप बात कर रहे हैं, धनखड़ जी के इस्तीफे की, धनखड़ जी का जो इस्तीफा है संजय जी, ये अपने आप में बहुत ही अप्रत्याशित घटना है, क्योंकि धनखड़ जी एकदम कोर टीम में थे मोदी जी के, और धनखड़ जी को हमेशा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क दिए गए। आप समझिए पश्चिम बंगाल जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा, आप समझ लीजिए रीजनल पार्टीज में सबसे स्ट्रांग अपोनेंट है,
वहां पे जब पश्चिम बंगाल में अपने पैर जो है भारतीय जनता पार्टी पसारना चाह रही थी, तो उस वक्त में धनखड़ जी को भेजा गया वहां पे पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा में बन के आए। राज्यसभा में तब उस वक्त में इनके पास में एक ऐसी कंफर्टेबल सीट भी नहीं थी, मतलब मेजोरिटी तो अभी भी नहीं है, पर उस टाइम भी जो है उस टाइम की पोजीशन अभी से ज्यादा वीक थी। ऐसी स्थिति में धनखड़ जी को, जो इनके कोर व्यक्ति हैं, जिनको इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टास्क दिए हैं, वह व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से एकदम से जो है ऐलान करता है कि हम अलग हो रहे हैं। और आप देखिए, जब आरएसएस और बीजेपी के बीच में संघर्ष शुरू हुआ, तब भी स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति था जेपी नड्डा। कल भी जो है सदन में अभी बहुत जगह बोला जा रहा है कि जेपी नड्डा जी के वक्तव्यों से जो है वो आहत हो गए धनखड़। तो जेपी नड्डा जी जो है ये पंचिंग बैग बन गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ भी हो जाता है तो सब जेपी नड्डा जी के ऊपर में डिफ्लेक्ट हो जाता है ब्लेम। शायद इसी चीज के लिए जेपी नड्डा जी को जो है इन्होंने प्रेसिडेंट भी बनाया था पार्टी का। यस मैन एक चाहिए था, वो तो बात सही है, पर जितने भी गुस्सा, क्रोध, आक्रोश जो है वो उनकी तरफ आ रहा है, उसको वो चैनलाइज कर दे, डिफ्लेक्ट कर दे नड्डा जी की तरफ, वो नजर आ रहा है। अभी लोग कोई बात ये नहीं कर रहे कि क्या मोदी जी और धनखड़ जी के बीच में, या मोदी सरकार और धनखड़ साहब के बीच में किसी तरीके के कोई टिफ था, किसी तरीके का संघर्ष था। अब सब ये बात कर रहे हैं कि नड्डा जी के स्टेटमेंट के कारण जो है इनकी बड़ी नाराजगी होगी। आप सिंपल सोचिए संजय जी, कि यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो क्या होता है, वो हॉस्पिटल में जाता है। धनखड़ जी के एडमिट हुए क्या, एम्स में गए क्या, एम्स में जाने के बदले वो इस्तीफा दे दिया उन्होंने। एम्स में जाने के बदले प्रेसिडेंट हाउस चले गए और अपना इस्तीफा पकड़ा दिया। ऐसा कहीं होता है क्या? ये अपने आप में जो चीज है ये बताती है, इंगित करती है, इशारा करती है कि पर्दे के पीछे बहुत बड़े बड़े खेल खेले जा रहे हैं और आरएसएस की उसमें अहम भूमिका है। जी संजय जी। अच्छा मुझे बताइए राजीव जी, मैंने शुरुआत में भी सवाल किया, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक तरीके से नंबर 2 की हैसियत होती है उनकी। अगर वो बीमार थे, उन्होंने जो इस्तीफे में कारण बताया, कितनी दूर ये प्रधानमंत्री के घर से उपराष्ट्रपति घर के बीच की? तो अगर बीमार हैं, जा सकते थे मोदी जी। ट्वीट भी किया तो घंटों बाद। इस्तीफा कल रात के 9 बजे, ट्वीट आज दोपहर को। पूरी रात सुबह तक इंतजार करते थे, जब लोगों ने आलोचना करी कि मोदी जी तो पूछ ही नहीं रहे धनखड़ जी का हाल, तो मोदी जी ने ट्वीट किया। इतने बड़े बड़े नेता बीजेपी के, किसी आदमी ने धनखड़ जी के लिए ट्वीट नहीं किया। कोई गया नहीं धनखड़ जी का हालचाल पूछने की, बुखार हो गया, रात से पेट खराब हो गया, गैस बन रही है, हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, कोई पूछने नहीं गया उनको। इतना डर मोदी जी का कि अगर धनखड़ जी के घर चले गए तो गुजरात में भी नाराज हो जाएगी। बेचारे धनखड़ तो कहीं 3 में ना 13 में कहीं बचे ही नहीं। क्या लग रहा है आपको, पार्टी कितनी निर्मम होती है, कितनी संवेदनहीन होते हैं नेता? बहुत क्रूअल है ये भाजपा के लोग, बहुत क्रूर, बहुत क्रूअल। आप ये धनखड़ जी को क्यों आप ये कर रहे? देखिए, हमारे सामने इतना बड़ा जीता जागता उदाहरण है लाल कृष्ण आडवाणी जी का, है। जिस व्यक्ति ने इस पार्टी को अपनी मेहनत से सींचा, जिस व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी, जिसको कोई जानता नहीं था, उस व्यक्ति को लाके मुख्यमंत्री बना दिया, और उसके बाद में जब जब घास गिरी नरेंद्र मोदी के ऊपर में, वो सामने कवच बन के आए। उस व्यक्ति को, जिसको नरेंद्र मोदी अपना गुरु कहते हैं, राजनीतिक गुरु कहते हैं, उस व्यक्ति की आज की डेट में क्या स्थिति है, लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए कोई जाता तक नहीं है, इस डर से, इस भय से कि कहीं नरेंद्र मोदी के बैड बुक्स में ना आ जाए। मुरली मनोहर जोशी जैसा उनके सरीखा विद्वान एचआरडी मिनिस्टर भारत को राधा कृष्णन जी के बाद में कोई अगर यदि मिला है तो यही मिले हैं। ठीक है, इस पोस्ट के ऊपर में आप अबुल कलाम से लेके तो राधा कृष्णन जी से लेके तो अभी जाके जो है मतलब मुरली मनोहर जोशी जो तक, ये बहुत ही विद्वान लोग जो हैं वो आए हैं। आज आप देखिए मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ हैं? कोई पूछ रहा मुरली मनोहर जोशी जी को? इतना विद्वान व्यक्ति जिसने इतने मतलब पार्टी को खड़ा करने में उस व्यक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही है आडवाणी जी के साथ। तो ये दोनों व्यक्ति जो आधार थे भारतीय जनता पार्टी का, यदि 90 के दशक किसी को याद होगा तो ये पार्टी बीजेपी की जो बनी थी, इसमें दो ही नाम हुआ करते थे, दो ही सितारे हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। और तीसरे सितारे के रूप में मुरली मनोहर जोशी जी ऐड हुए, और उन्होंने इतना नाम किया कि मतलब लोग उनको भावी प्रधानमंत्री समझने लगे। आज आप देखिए, दो दो भावी प्रधानमंत्री जीवित है,
पर उनसे मिलने के लिए कोई बीजेपी मंत्रिमंडल का कैबिनेट का व्यक्ति जाता नहीं है। ये अपने आप में बताता है कि भाजपा कितनी क्रूअल पार्टी है। यहाँ पे 75 होने के बाद में माला पहना दी जाती है और उसके बाद में थैंक यू टाटा बाय बाय कर दिया जाता है। देखिए संजय जी, जो आप बोओगे वही आप काटोगे। आपने यदि दूसरे अपने सीनियर्स का यह हाल किया है तो आपका भी यह हाल जल्दी होगा। इसमें मुझे कोई अचरज या कोई आश्चर्य नहीं होता। जी संजय जी। अच्छा, धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद फिर एक बार चर्चाओं में संजय जोशी का नाम आने लगा, पार्टी अध्यक्ष के रूप में और केंद्रीय मंत्री के रूप में। क्या आपको लगता है कि संजय जोशी का 20 साल का वनवास, वो अभी आदमी गजब का है, पार्टी नहीं छोड़ी उस आदमी ने, कांग्रेस की तरफ से ऑफर भी था, मुझे पता चला कि भाई आ जाओ तुरंत राज्यसभा के सदस्य बन जाओगे, लेकिन वो आदमी गया नहीं, पार्टी नहीं छोड़ी, जबकि उसको पता था कि उसके सबसे बड़े दुश्मन नरेंद्र मोदी पार्टी के सर्वे सर्वा है। तब भी वो आदमी मजबूती के साथ लगा रहा, अपने दिल्ली के घर में मिलता, लोगों से बात करता, संवाद करता, लेकिन गया नहीं पार्टी छोड़ के। और इस बीच में जब मोदी कमजोर हुए तो फिर से संजय जोशी के नाम की चर्चाएं शुरू हो गई। आपको लगता है कि क्या संजय जोशी के दिन फिर पलटेंगे, फिर वो संजय जोशी ताकत में आएंगे, फिर उनकी संभावनाएं बढ़ेंगी? क्या लगता है आपको संजय जोशी का भविष्य? संजय जी, संजय जोशी वो व्यक्ति है जिसके नाम पे 30 अलग अलग राज्यों में संजय जोशी मित्र परिवार चलते हैं। और मतलब वो जो जो ग्रुप है संजय जोशी मित्र परिवार, हर राज्य के हर ग्रुप में हजारों हजारों, कहीं पे तो लाखों सदस्य है। तो ये बताते हैं कि भाई जिस व्यक्ति के पास में कोई पद नहीं है, यदि उस व्यक्ति के इतने चाहने वाले हैं तो कुछ तो बात रही होगी। और आपने एकदम सही बोला, 20 साल में उस व्यक्ति ने ना कभी राज्यसभा किसी अपोजिशन पार्टी से एक्सेप्ट किया, ना कहीं और से कोई प्रलोभन जो है उसको स्वीकार किया। ये होती है आइडियोलॉजी की ताकत, ये होती है विचारधारा के प्रति समर्पण, ये होता है व्यक्तित्व, कैरेक्टर जो बोलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का होना। देखिए, मेरा कोई संजय जोशी जी के साथ में कोई ऐसा लगाव नहीं है या मैं कोई उनका बहुत अच्छा मित्र हूं, ऐसा नहीं है। मैं एक ही बार उनसे मिला हूं, वो भी 5-10 मिनट के लिए, उससे ज्यादा नहीं मिला हूं। परंतु ये खुद एक एनालिसिस करने वाली बात है कि जो व्यक्ति 20 साल से हाशिए पे पड़ा है, उस व्यक्ति को तमाम तरीके के प्रलोभन मिलने के बाद भी यदि उसने पार्टी नहीं छोड़ी है, तो आप समझिए उस व्यक्ति की आइडियोलॉजी कितनी स्ट्रांग है। गोविंदाचार्य हो गए। आप देखिए, बीजेपी के अंदर से जो सीखने वाली बात बाकी अपोजिशन लीडर्स को सीखना चाहिए, वो होती है कि आइडियोलॉजी को लेके किस तरीके से जो है अपने स्टांस को स्थिर रखना। ऐसे इस तरीके की आइडियोलॉजी क्या आपको सिंधिया महाराज में नजर आई? एक इलेक्शन हारे, एक इलेक्शन, और एकदम अंदर से ईमान उनका जो है वो डॉल गया। आप मुरली देवड़ा जी के लड़के जो है मिलिंद देवड़ा जी, उनको देखिए, एक इलेक्शन बोला गया कि तुमको टिकट नहीं मिलेगा, शिवसेना वाला लड़ेगा, आपने पार्टी छोड़ दी है बोल के कि मैंने तो अपनी जवानी दी है। अरे आपने पार्टी को जवानी दी और कैबिनेट मंत्रालय आपने उसका भोगा है, उसका क्या? और बाकी जितने आप देखिए जो जो गया है, सबको कांग्रेस ने बहुत ही प्यार से सर आंखों पे बैठा के रखा था। पर इन लोगों की आइडियोलॉजी में कहीं वीकनेस थी। ये सिक्युलर भावना, एक राष्ट्र को जो कांग्रेस ने निर्मित किया है, कांग्रेस एक महान पार्टी है जो सबको समाहित करके चली है। उस महान पार्टी की जो आइडियोलॉजीज है वो इन लोगों के दिल और दिमाग में नहीं है। और यही हमको संजय जोशी का एक एग्जाम्पल मिलता है। आप देख लीजिए, भाजपा के अंदर में कोई ऐसे लाइन से जो है पॉलिटिशियन जो है एक ही फैमिली के नजर नहीं आएंगे। कांग्रेस जो है वो धृतराष्ट्र सिंड्रोम से ग्रसित है। ये धृतराष्ट्र सिंड्रोम से ग्रसित होने के कारण इसके जितने भी लीडर्स हैं सब अपने अपने बच्चों के करियर बनाने में लगे हैं। तो संजय जोशी से कांग्रेस को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जो टॉप लेवल पे बैठे हैं, कि कैसे हम अपने नेताओं के अंदर में आइडियोलॉजी जो है, विचारधारा जो है, उसको किस तरीके से इनग्रेन कराएं, किस तरीके से जो है विचारधारा आधारित राजनीति करने के लिए जो है हम उनको प्रेरित करें। तो ये संजय जोशी को बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, परंतु ये समझने वाली बात है कि जो व्यक्ति 38 साल में संगठन मंत्री बन गया, उस व्यक्ति ने, आप समझिए कि मतलब उसके पास तो खेलने के लिए भी और भी बहुत पारी है, अभी तो 65 की भी नहीं हुए मेरे ख्याल से। तो कहने का अर्थ ये है कि संजय जोशी का भविष्य, चाहे मोदी जी रहें चाहे ना रहें, उनका भविष्य उज्जवल दिखता है जब तक भाजपा जो है केंद्र में रहे।